तो हमने इसका जो है वो चैप्टर नंबर 1 का जो है वो पार्ट 1 कर लिया था, कॉमन मेजरमेंट इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 2 कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखें कि मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी जब हम किसी को डाइट प्रोग्राम देते हैं या उसको वेट लॉस करना होता है तो उसके दौरान कौन से एक्सरसाइज में उसकी कितनी एनर्जी और कितना वेट लॉस होगा ये हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, और उस बंदे को देख के उस हिसाब से हम उसके ऊपर एक्सरसाइजेज अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन डायरेक्ट और वन इनडायरेक्ट। अच्छा, अब हम डायरेक्ट तो उसको मुंह उठा के एक्सरसाइज नहीं बता देंगे, हम पहले देखेंगे कि उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है या उसकी बॉडी के अंदर कैलोरीज जो है वो किस हिसाब से गिरती हैं। ठीक है, यानी कुछ लोगों का हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है भाई, और किसी का तो ये हिसाब होता है कि पानी पीते हैं तो उसको लग जाता है, यानी वो सुबह उठता है तो सूझा हुआ होता है। तो बाज़ लोगों का वेट जो है वो बैठे बैठे गिर रहा होता है, और बाज़ लोग बहुत मेहनत करते हैं तो फिर कहीं जाके उनका वज़न गिरता है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, पर इसके दो तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम ये देखते हैं कि किसका जो कैलोरी का जो गिरने का हिसाब है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे ये चीज़ बात कर रहा है कि ऑन डायरेक्ट एप्लीकेशन अप्लाइड टू एक्सरसाइज असिस्टेड, one direct application applies to exercise assisted weight loss programs. Clearly, knowledge of energy cost of walking, running, and swimming at various speed is useful to individual who use the modes of exercise as an aid to weight loss. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर है, ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ आपको पहले से समझा दिया है कि हमें अगर इस फील्ड को पढ़ के, यानी अगर आप डीपीटी करके आप उस तरफ जाना चाहते हो कि भाई मैंने तो वेट लॉस ट्रेनर बनना है या मैंने बॉडी ट्रेनर बनना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना कि एक बंदे की रनिंग में और वॉकिंग में और स्विमिंग में कितनी जो है एनर्जी कॉस्ट जा रही है, ताकि अगर किसी को रैपिडली वेट लॉस करना है तो आपको उसको कौन सी एक्सरसाइज की तरफ लेके जाना है आपको बताओ। तो उसके लिए जो हमारे पास जो लेबॉर्ट्रीज बनी हुई थी, फिजियोलॉजी लेबॉर्ट्रीज, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लेबॉर्ट्रीज, उसके अंदर बहुत सारी मशीन यूज़ हुई थी। जिस तरह से हमने पीछे जो है कैलोरीज काउंट की थी, ये जो वो ट्रेडमिल पे इतना और वह साइकिल पे इतना, ठीक है, हाँ जी, ट्रेडमिल पे इतना और साइकिल पे इतना। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर जो है वो उसमें क्या सीन है। तो यहाँ पे दो टेक्निक्स हैं, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं कि इन जनरल टू टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड इन द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब हमने इसको थोड़ा सा रोकें, यहाँ पे भी याद करें कि आपने जो है वो लास्ट सेमेस्टर में मेडिकल फिजिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी, मेडिकल फिजिक्स में, कि भाई हमने वाइवा हॉस्पिटल के लिए प्रिपरेशन की थी कि जब हम एक जो है वो बल्ब है उसको हम एनर्जी दे रहे हैं कि भाई तू रोशन हो जा, एनलाइटेंड हो जा, और ताकि कमरे को रोशन चमका दे। अब वो एनर्जी वो यूज़ करके गर्म क्यों हो रहा है, यानी वो हीट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है। उसको गर्म नहीं होना चाहिए, उसको जितनी भी एनर्जी दी गई है उसको चाहिए कि वो बल्ब सिर्फ जले और जलकर जो वो रोशनी पैदा करे। तो वो जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं कि भाई कितनी एनर्जी को कम वेस्ट कर रही है कोई भी चीज़, उसको हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं। अब जो कैलोरीमेट्री है वो क्या चीज़ है कि जब भी आपकी बॉडी कोई भी एनर्जी कोई भी काम करती है, हम ये वाला पैराग्राफ पढ़े, व्हेन द बॉडी यूजेस एनर्जी टू डू वर्क हीट इज लिबरेटेड। जब भी आपकी बॉडी एनर्जी का इस्तेमाल करती है कोई भी काम करने के लिए, यानी मैं बैठी हुई हूँ फारिग में कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन जब मैं सीढ़ी चढ़ के नीचे जाऊँगी और वापस आऊँगी तो मेरा सांस फूल रहा होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब मैं फारिग बैठी हुई हूँ या आप फारिग बैठे हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल कूल है और उसका टेम्परेचर बहुत ठंडा है। लेकिन वहीं जब आप 2 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाएंगे और पानी पियेंगे और पीकर फिर वापस आएंगे फिर बैठेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपको सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर माइनर सा बढ़ गया है, वो चीज़ आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आपकी बॉडी एनर्जी का इस्तेमाल करती है किसी भी काम को करने के लिए, तो आपकी बॉडी में से हीट भी निकलती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो यानी जो मज़दूर लोग होते हैं, जब आप देखते हैं कि वो बोरियाँ उठा रहे होते हैं और भारी भारी चीज़ें उठा रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी कितनी गर्म होती है। ठीक है, तो उनका जो बुखार का टेम्परेचर है वो हमसे ज़्यादा होता है, वो आपको गाइडन में चार्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से जब कोई बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा वेट उठा रहा होता है, उसकी बॉडी में से स्वेटिंग हो रही होती है, वो पूरा उसमें से हीट निकल रही होती है और उसकी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं। तो यानी एक तरफ बोरियाँ उठाना है और एक तरफ जानबूझ के वेट उठाना है बॉडी को ट्रेन करने के लिए, दूसरी तरफ उस बंदे का काम है। एनर्जी एक्सपेंडिचर सेम है, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है कि एक बंदे ने ये सोच के उठाया हुआ है कि उसको बॉडी बनानी है, और एक ने ये सोच के कि भाई मेरी तो हैंड टू माउथ ही इसी से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलोरीमीटर का क्या काम है, हमको ये बताता है कि कौन सी एक्सरसाइज में कितनी एनर्जी कहाँ पर वेस्ट होती है बॉडी में हीट जनरेट करने के लिए। अच्छा, बॉडी में हीट ऐसे तो जनरेट नहीं हो जाती, दिस प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय सेल ऑकर्स वाया सेलुलर रेस्पायरेशन एंड सेल वर्क। सारे के सारे सेल जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपकी बॉडी में जो है वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इस बात को गौर से समझें कि जब आप
कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप थक जाएं, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज, नॉर्मल वॉक की बात नहीं करी, हाँ वो वॉक जिसमें आपको 60 सेकंड में जो है वो 80 स्टेप्स चलने पड़ते हैं, 60 सेकंड में 80 स्टेप्स चलने पड़ते हैं, तो उसमें आपको क्योंकि 1 सेकंड से भी कम मिल रहा होता है एक स्टेप के लिए, तो उसमें आपकी सांस फूलती है, बाकी नॉर्मल वॉक में नहीं। और रनिंग का भी जो है वो हिसाब किताब डिफरेंट है, और वॉकिंग का भी अलग है, मतलब दूसरी वॉकिंग और स्विमिंग का भी अलग है। तो वो एक्सरसाइज जिसको करके आपका सांस फूले और आपको लंबे लंबे सांस लेने पड़े, और आपका जो सांस लेने की जो स्पीड है और जो रिदम है वो चेंज हो जाए, उसको ही हम एक्सरसाइज कंसिडर करते हैं, और उसी के अंदर जो है सेल के अंदर रेस्पिरेशन होती है। तो यानी अगर मुझे ये काउंट करना है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज करके मैं ज़्यादा हाँप रही हूँ और ज़्यादा मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, ये बात है ना। अब यहाँ पे ये यही कहना चाह रहे हैं। अब डायरेक्ट कैलोरीमीटर में क्या होता है हमारे पास, ये जो सस्ता वाला मेथड है, और इनडायरेक्ट वाला जो है वो महंगा वाला मेथड है। अब यहाँ पे इस चीज़ को याद रखें, मैंने पहले बात की थी कि आ कैलोरी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये जहाँ पर टेबल 1.3 लिखा हुआ है मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। A calorie is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। आपकी 1 ग्राम ऑफ पानी को उबालने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम पानी को उबालने के लिए 1 कैलोरी चाहिए। अब 70 किलो वज़न में कितने ग्राम्स होंगे, तो उसको हीट अप करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी, अब आप समझते हैं, समझ गए इस बात को यहाँ पे, ठीक है। 1 कैलोरी यानी 1 कैलोरी इज डिफाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करने के लिए। अब बिकॉज द कैलोरी इज़ वेरी स्मॉल, अब क्योंकि कैलोरी बहुत स्मॉल टर्म है, 1 कैलोरी 2 कैलोरी, तो हम इसको किलो कैलोरी में काउंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं के काल। जिस तरीके से हम कहते हैं ना 1000 बाइट्स इज इक्वल टू 1 GB, हाँ 1 GB, नहीं 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB, है ना, इस तरीके से 1000 कैलोरीज मिलती हैं, तो एक के काल बनता है, यहाँ पे ये हिसाब बता रहा है। और जो आपका SI यूनिट है उसमें 1 के काल इज इक्वल टू 4186 जूल, यानी एक के काल में 1000 कैलोरीज हैं, यानी 1000 कैलोरीज एक के काल के बराबर हैं, और 1 किलो कैलोरीज 4186 जूल के बराबर है, यानी कि आपकी 1 कैलोरी पे 1 कैलोरी 4 जूल से ज़्यादा की है, यानी 1 कैलोरी 4 जूल से ज़्यादा की है। अब अपने ये बात याद रखनी, जहाँ पे बात होगी आपकी 1000 जूल्स की, तो यानी ये ऑलमोस्ट 0.25% 0.25% के काल होगा, या फिर 250 कैलोरीज होंगी, सही है, या फिर डायरेक्ट उसको के काल ही कर लें, यानी जहाँ पे इस के काल लिखा हुआ होगा यानी वो 1000 कैलोरीज हैं। तो अब एक बंदे का मेटाबॉलिक रेट मेजर करने का कोई तरीका तो होगा, तो उसको हम कहते हैं कि हीट प्रोडक्शन की मेजरमेंट कर लो, और आपको पता चल जाएगा कि उस बंदे की बॉडी में कितनी प्रोडक्शन ऑफ कितनी जो कैलोरीज खर्च हो रही है, सही है ना भाई। अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई इतने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इतनी कैलोरी चाहिए, तो अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो यानी इतनी कैलोरीज खर्च हो गई हैं भाई, सही है, बहुत ईजी बात है। अब जो डायरेक्ट कैलोरीमीटर है वो थोड़ा इस तरीके का दिखता है, इसके जो बाहर की तरफ जो है ना एक जैकेट ऑफ वाटर होती है, सर्कुलेटिंग जैकेट ऑफ वाटर, अंदर जो है बंदा चिल बैठा हुआ होता है, इधर से एयर का इनफ्लो होता है, उधर से आउटफ्लो होता है, और जो अंदर का टेम्परेचर होता है बॉडी की मूवमेंट की वजह से अंदर का टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे हमें टेम्परेचर मेजरमेंट लेकर ये पता चल जाता है कि एक बंदे का मेटाबॉलिक रेट क्या है। अच्छा, द डायग्राम ऑफ सिंपल कैलोरीमीटर यूज टू मेजर मेटाबॉलिक रेट बाय मेजरिंग द प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, दिस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेटाबॉलिक रेट इज कॉल्ड डायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब आप बोलेंगे यार बॉडी हीट से टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप अकेले एक रूम में बैठे हुए हैं और पंखा चल रहा है, आप खुश हैं, सही है, टेम्परेचर नॉर्मल है, 2 बंदे आके बैठ गए, पंखा चल रहा है नॉर्मल है, जब 2 से 3 से ज़्यादा बंदे हो जाते हैं तो वही पंखा जो चल रहा है वो आपको लगता है कि यार कमी है, AC भी चला दो, यानी डिफरेंट बॉडीज़ के टेम्परेचर के आने की वजह से उस एक पंखे की जो जो हवा थी, जो कोल्डनेस थी, अब वो जो है वो कम पड़ गई, यानी बॉडी के टेम्परेचर से एनवायरनमेंट में फ़र्क आया ना, वो जो माइनर सा भी जो फ़र्क है ना, वो इस डायरेक्ट कैलोरीमीटर में जो वो मेजर हो जाता है, और मेटाबॉलिक रेट का पता चल जाता है। अब जो इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर है वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है, और ये बड़ा महंगा होता है, और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लैब में भी पड़ा हुआ होता है। इसमें मुंह पे एक मास्क लगा हुआ होता है, इसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं। इसमें एक्सरसाइज हो रही होती है, आप जो वो साइकिल चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी एक लेंथ होती है 6 मीटर की, और जब जैसे साइकिल चलाते रहते हैं और आप जितनी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते रहते हैं, ये स्पायरोमीटर के थ्रू जो सामने स्क्रीन है इसके ऊपर सारा लिखा हुआ आता रहता है कि भाई इस बंदे की इतने एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ, दिस टेक्निक इज टर्म्ड एज इनडायरेक्ट कैलोरीमीटर बिकॉज इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन, क्योंकि ये बॉडी में हीट प्रोडक्शन में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ना उसको मेजर नहीं करता,
यहाँ पर हीट प्रोडक्शन में जो मेजरमेंट हो रही है ना, उसमें जो बॉडी हीट प्रोडक्शन कर रही है, उसमें जो एनर्जी वेस्ट कर रही है, यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हो रही है ना, उसको भी मेजर करते हैं डायरेक्ट कैलोरीमेट्री में। और इनडायरेक्ट में जो है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो वेस्ट हो रही है बॉडी को हीट करने के लिए, उसको हम मेजर नहीं करते। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि एक आम बंदा जिसका बैठे बैठे वेट लॉस हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, मेथड उसके लिए ये अच्छा है। ये वाला मेथड मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बंदा जो हेल्दी नहीं है, या वो किसी डिजीज़ से आया है, या उसको कार्डियोवैस्कुलर इशू या कुछ भी है, उस पर ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उनके लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो O2 और CO2 लिखा हुआ है, ये वही वाली बात जो मैंने आपसे पहले की थी, कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हम थक जाते हैं कोई भी एक्सरसाइज करके, तो उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं। वो जो इनहेल और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी एक्सरसाइज कितनी अच्छी है और हमें वो किस लेवल तक करनी चाहिए। ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्ड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बॉडी मेजरिंग ऑक्सीजन कंजप्शन प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ मेटाबॉलिक रेट। जैसे मैंने अभी बोला कि जितना हम ऑक्सीजन लेंगे, इससे हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, वापस से एनवायरनमेंट के हिसाब से नॉर्मल करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जितनी कैलोरीज आपको, देखो हमें जब अगर फैट बर्न करना है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है सब, इस बात को भी अगर ध्यान में रख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कि जब आप दिस वाज द पेज, हाँ, जब आपको एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द फैट इज़ ओनली न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज, जब आपका फैट मेटाबोलाइज होता है तो आपको 4.7 किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए 4.7 किलो कैलोरीज, यानी कितनी कैलोरीज हो गई हैं? 1000, 2000, 3000, 4700 कैलोरीज जब बर्न होती हैं, तब कहीं जाके आपका फैट बर्न होता है। ठीक है, यानी 19.7 किलो जूल। और जब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करना होता है, आपने कार्बोहाइड्रेट, जो आपने कार्ब्स किसको कहते हैं? आलू, वाइट राइस और चने, बीफ, इसको कहते हैं कार्ब सारा। जब आपको कार्ब, और चीनी भी, ठीक है, और जब उस कार्ब को बर्न करना होता है तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है। यानी अगर आप मोटे हैं लेकिन आपके अंदर चर्बी है, ठीक है, चर्बी मतलब दोनों चीज़ों में होती है, तो आपको 4.7 कैलोरीज, यानी इससे तो मतलब कार्ब से तो मेहनत कम ही करनी पड़ेगी ना, इतनी एनर्जी एक्सपेंडिचर लगेगा उस वेट को कम करने के लिए। अब आपका डेली का वेट कितना है? डेली का आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए? 2000 कैलोरीज लेनी चाहिए। अब आपकी 2000 कैलोरीज डेली लेनी चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मेरा इतना वेट जो है वो कम हो जाए, तो मुझे फ़ैट को कम करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म चाहिए वो चाहिए 4.7 किलो कैलोरीज़ का। तो मैं क्या करूँगी कि 2000 कैलोरीज बिल्कुल ही ख़त्म नहीं करूँगी। हम क्या करेंगे कि हम 1200 कैलोरीज़ पर आ जाएंगे डाइट को शॉर्ट करके। वो जो 800 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा बचेंगे ना, वो हमारी बॉडी हमारे मेटाबॉलिज्म में से जो स्टोर्ड फैट है उसमें से निकाल लेगी, कि भाई यहाँ से कम पड़ी है तो यहाँ से ले लो। ये वाला हिसाब होता है। तो डिफरेंट एक्सरसाइजेज में जब हमें पता है कि भाई एक बंदे के अंदर फैट ज़्यादा है, बीएमआई करते हैं ना, तो हमें देखिए फैट ज़्यादा है, तो हमें उसको ये एक्सरसाइज देनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें इतनी कैलोरीज चाहिए। तो इतनी कैलोरीज इतनी सारी कैलोरीज स्पेंड करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। इस तरीके से हमें हिसाब लगा के कैलोरी एक्सपेंडिचर काउंट करके, और जो है वो एक्सरसाइज का और डाइट प्लान का जो है हिसाब किताब पेशेंट को बताते हैं। मतलब टोटल तमहीद बांधने का मकसद जो है वो ये था। अब यहाँ पर ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, समरी पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज पॉसिबल यूजिंग आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। अब भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज अगर आपको मेजरमेंट करनी है किस चीज़ की, बॉडी टेम्परेचर की, तो आप या तो डायरेक्ट कैलोरीमीटर यूज़ कर लो, इनडायरेक्ट, या तो रूम के अंदर इस तरीके का सेटअप बना दो, या फिर आप कैलोरीमीटर उसके साथ अटैच कर दो ताकि ये सब चीज़ें जो है मेजर कर सको। या फिर जो हम मेथड करते हैं कि हर थोड़ी देर बाद जब पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होता है, या जो क्लाइंट एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है उसका टेम्परेचर ले रहे होते हैं और ईसीजी वगैरह कर रहे होते हैं, वो वाली बात कर लें फिर आप, तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल दो जो हमें बुक के अकॉर्डिंग और जो एग्जाम्स में बताने हैं, तो यही दो बताने हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें चीप वाला सा जो है वो डायरेक्ट है और महंगा वाला जो है इनडायरेक्ट है। और दोनों में फ़र्क ये है कि डायरेक्ट में हम जो भी हीट में जो एनर्जी हीट में जो एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं वो भी काउंट करते हैं, और इनडायरेक्ट में हीट में जो एनर्जी स्पेंड हो रही है उसको काउंट नहीं करते। अब एनर्जी एक्सपेंडिचर को काउंट करने के लिए कॉमन एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं वो यहाँ पे बता रहा है। VO2 लीटर पर मिनट। अब VO2 कौन सी बला, ये समझे थोड़ा सा। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लीटर पर मिनट। भाई मैं कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रही हूँ
1 मिनट के अंदर। उस मतलब कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मैं इनहेल कर रही हूँ, जैसे हम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना पड़ता है क्योंकि हम रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और हमें सांस हम प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम अपने नॉर्मल रोड पर चल रहे होते तो हम सांस भी ले रहे होते, हमें पता ही नहीं चल रहा था हमने कितनी दफ़ा सांस ले लिया। तो यहाँ पे वो बात है कि जितनी भारी एक्सरसाइज इतना ज़्यादा इनहेल और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन और उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लीटर पर मिनट, ठीक है ना। जितना ज़्यादा थकेंगे उतना ज़्यादा सांस लेंगे, इतनी सी बात है। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई एक अभी जो डेटा उन्होंने लिया वो बता रहे हैं कि उन्होंने 60 kg की ट्रेंड फीमेल से लिया है, जो ट्रेंड है, यानी आपके और मेरे जैसे नहीं है, ट्रेंड है वो, उसका ये डेटा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 60 लीटर पर मिनट जो है वो उनकी इनहेल है, जो है वो ऑक्सीजन जो वो ले रही है 60 लीटर पर मिनट, 60 kg जो है वो उनका वेट है। और उन्होंने ऑक्सीजन कितनी ली, 20.93% उन्होंने ऑक्सीजन ली और एक्सपायर कितनी की, 16.93। अब बोलेंगे कि यार 20 ली और 16 तो बाहर फेंक दी। जब हम देखें, आपने देखा होगा ना कि जब हम लोगों को बचा रहे होते हैं, जो अब मुझे वो एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, तो हम बाय माउथ जो है वो उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, इमरजेंसी में। तो अब हम इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और अगर एक्सहेल हम पूरी पूरी 100% ही कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो अगला पेशेंट तो मर जाएगा। तो जब हम इनहेल करते हैं ना, उसका भी 50% से ज़्यादा 75% ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, ठीक है। वरना तो 4 बंदे गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, शीशा बंद है, आधे पौने घंटे में मर जाएंगे वो, सारी की सारी गाड़ी में जब वो कार्बोहाइड्रेट से भर जाएंगे। ऐसा नहीं होता, 2-4 दिन लगते हैं उनको अगर वो इस तरीके से आइसोलेटेड हो जाए तो मरने में, ठीक है। ये वो वाला हिसाब है अभी। और जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम प्रॉपरली अच्छे से सांस नहीं लेते, तो आधा आधा सांस लेते हैं और आधा आधा ही छोड़ देते हैं, इनहेल भी पूरा नहीं करते और एक्सहेल भी पूरा नहीं करते। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर पर मिनट जो है वो काउंट करना है कि एक हेल्दी बंदी ने जो है वो कितना जो है इनहेल किया, ठीक है, क्या उसका कितना डिफरेंस आया डिफरेंट एक्सरसाइजेज में। तो अब हमने कैसे करना है, हमें इंस्पायर भी मिल गया ऑक्सीजन कितना है और एक्सपायर ऑक्सीजन कितना है वो भी हमें मिल गया। तो हमने इंस्पायर ऑक्सीजन को एक्सपायर ऑक्सीजन से माइनस किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 लीटर पर मिनट से, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 60 लीटर पर मिनट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, इंस्पायर और एक्सपायर ऑक्सीजन को आपस में माइनस करके उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 2.4 लीटर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 2.4 लीटर ऑक्सीजन जो है वो बंदी ने इनहेल की। अब ये वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से एक्सरसाइज जितनी मुश्किल होती जाएगी ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन जो है बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात है, किलो कैलोरीज क्या हैं, जैसे कि हमने बात की कि किलो कैलोरीज यूज पर मिनट। ऑक्सीजन अपटेक ऑल्सो कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन किलो कैलोरीज यूज पर मिनट, कि भाई कितनी कैलोरीज हमने बर्न की हैं उसका हम पता किलो कैलोरीज से भी लगा सकते हैं और किलो कैलोरीज का पता भी हम ऑक्सीजन से लगा सकते हैं। जिस तरह की हमने बात की कि द कैलोरी इक्विवेलेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन वेरीज फ्रॉम 4.7 कैलोरीज फॉर फैट्स, कि जब हम फैट्स को जो है वो बर्न करने के लिए या फैट्स के लिए जब हम काम कर रहे होते हैं, फैट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का जो जो नंबर हमें मिला है ना, ये चेंज होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक्सरसाइज चेंज करते रहेंगे तो ये जो हमारे पास अमाउंट आया है ऑक्सीजन का ये चेंज होता रहेगा। तो फैट्स के लिए अलग होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग होगा, बस ये यहाँ पे इतनी सी बात कर रहा है। तो ये इन्होंने कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे 2.4 लीटर फीमेल की जो है वो क्या निकल आई कि वो इतनी ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं, ठीक है, VO2 उनका जो है निकला है। अब मैंने फॉर एग्जांपल फ़ैट का उठा लिया कि मैंने फ़ैट बर्न करना है और मैंने जो है वो 60 मिनट तक जो है एक्सरसाइज की है और मेरे पास जो एस्टिमेट जो बचा है जितनी मैंने इनहेल की है, क्या VO2 जो ऑक्सीजन मैंने ली है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.4 लीटर मिनट। उसको हमने 5 कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि फ़ैट की वैल्यू है, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई उसको उसका जो आंसर आया है वो हमने लिखा, तो 12 कैलोरीज जो है वो 12 किलो कैलोरीज पर मिनट जो है वो खर्च हो रही है। अब उसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 30 मिनट से, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले सिर्फ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाला था, मुझे यहाँ पे किलो कैलोरीज भी निकालनी है, तो मुझे यहाँ पे टाइम भी मेंशन करना होगा। तो 360 किलो कैलोरीज जो है वो खर्च होंगी फ़ैट को बर्न करने के लिए इन 30 मिनट्स, जिसपे एक प्रिफर्ड स्पीड भी है कि भाई वो 60 kg की फ़ीमेल थी और वो वेल ट्रेंड थी और उसने 60 लीटर जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो उसका
और जो उसका इंस्पायर था वो इतना था, एक्सपायर जो वो इतना था। वो ट्रेंड थी तो उसका इंस्पायर और एक्सपायर दोनों अच्छा था। सांस लेना और छोड़ना, हम जो है वो ट्रेंड नहीं है तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है इससे बहुत ज़्यादा कम होगा। अब इसकी समरी देख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट और ये वो जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो समरी में लिखा हुआ है। एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। भी एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, हम ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी कर रहे हैं इससे पता लगाया जा सकता है। बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन MET मेटाबॉलिक रेट, वेयर 1 MET इज इक्वल टू 3.5 ml किलोग्राम पर मिनट। एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ किलो कैलोरीज। तो जी ये यहाँ पे सारी बात थी। और इसके अलावा एनर्जी एक्सपेंडिचर और उसकी डिफरेंट टाइप और एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी, वही जो बात हमने पीछे की है कि देखें जब हम ट्रेडमिल पे भाग रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये बात हो रही है, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो जब हम भाग भी रहे हों या रन भी कर रहे हों तो क्योंकि हमारा जो फ्लैट है वो बिल्कुल प्लेन है, उस पर कोई रेजिस्टेंस हमको नहीं आ रही सिवाय हमारे वेट के, तो जो यहाँ पे कुछ एंगल की बात हो रही है वो जो लाइन्स है ना वो स्ट्रेट रहेंगी, बस ये वाली बात है। यानी ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है ना वो एक सर्टेन लाइन में चढ़ेगी, वो या तो वो चले या तो वो बढ़ेगी या कम होगी, उसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो भारी किस्म का चेंज नहीं आएगा। क्योंकि जो हम लीनियर सरफेस पे जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी आता है वो बाकी फिजिकल एक्टिविटीज से जो वो कम आता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझें। एक्सप्रेसिंग VO2 एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी वेट इज रेफर्ड टू एज रिलेटिव VO2 and is appropriate when describing the O2 cost of weight barrier activities such as walking, running, climbing. The relationship between the O2 requirement and walking, running are straight lines. ठीक है, जब आप साइकिलिंग कर रहे हो, जब आप रनिंग कर रहे हो या आप वॉकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपका जो सरफेस है वो फ्लैट है तो हम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वैल्यू यूज़ करेंगे विल बी 3.5। तो यहाँ पे दिखाया है कि रनिंग कर रहा है तो स्पीड हमने 0.1x से वॉकिंग पे 0.1x स्पीड थी, रनिंग पे मैंने 0.3x कर दी, और ज़्यादा स्पीड होगी तो 0.4 भी कर देंगे, और उसको मैंने प्लस करना है 3.5 से ही रनिंग में भी वॉकिंग में भी, क्योंकि जो सरफेस है वो फ्लैट है, कोई इंक्लाइंड प्लेन नहीं है कि मैं उसका एंगल ऐड कर दूँ रेजिस्टेंस के तौर पे, जिस तरह हमने पीछे 0.005 कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे समरी में जो है सब कुछ ईजिली समझाया हुआ है। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेडमिल, वर्टिकल ट्रेडमिल का हमने देखा था कि उसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च होती, मेहनत ज़्यादा थी क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा थी, दूसरा बॉडी को भी मेंटेन करना था, एंगल को भी मेंटेन करना था, अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस भी थी, इंक्लाइंड प्लेन की रेजिस्टेंस भी थी, एंगल की रेजिस्टेंस भी थी। पर क्योंकि द एनर्जी कॉस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेडमिल, वॉकिंग और रनिंग साइकिल कैन बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, क्योंकि हम जब हॉरिजॉन्टल चल रहे होते हैं, सीधा सीधा चल रहे होते हैं, हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, तो उसको हम बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लीनियर फैशन के अंदर जो है वो काम कर रहा होता है। इतनी सी बात है। एफिशिएंसी क्या होती है कि द कैपेसिटी टू कन्वर्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर इनटू वर्क, एनर्जी को खर्च करके अपना काम करने को हम कहते हैं एफिशिएंसी, और जितनी एनर्जी कम वेस्ट होगी उसको बोलेंगे उतना ज़्यादा एफिशिएंट है। यानी हम कहते हैं कि भाई ये गाड़ी बड़ी फ्यूल एफिशिएंट है, यानी कि ये फ्यूल को गाड़ी चलाने में ही इस्तेमाल करती है, गाड़ी गर्म हो जाती है तो उसकी वजह से जो फ्यूल उड़ता है या बहुत सी चीज़ें हैं उसमें उसको वेस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे किसी भी बंदे में या किसी भी मशीन में जो ये जो क्वालिटी है कि वो कम फ्यूल में ज़्यादा काम कर ले, उसको हम कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी है। तो नेट एफिशिएंसी हम कैसे मालूम करते हैं? वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी जो एफिशिएंसी निकल आती है। कोई भी मशीन इंक्लूडिंग ह्यूमन 100% एफिशिएंट नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये थी इस चैप्टर के अंदर जो कि हमने कवर कर ली है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर फिर भी इसमें कुछ पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा तो हम जो है वो उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।